नमस्ते सभी को। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन्स के बारे में। मतलब पीएचडी एडमिशन्स इनसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया में स्पेसिफिकली यूरोप, यूएस, यूके। हम लोग बातें करेंगे 5 चीज़ों के बारे में। पहला, क्यों करनी है पीएचडी, वाई पीएचडी, क्या होती है पीएचडी। सेकंड, कितने टाइप की पीएचडीज होती हैं, क्या सिर्फ रेगुलर पीएचडी होता है या कुछ और भी होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तीसरा, रिक्वायरमेंट्स, पीएचडी करने की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। चौथा, हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि पीएचडी में लाइफ कैसी होती है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, बट इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे हम। पांचवा, क्या ऑप्शंस है पीएचडी करने के बाद, आपके पास कौन कौन से नए दरवाजे खुल जाते हैं करियर में पीएचडी करने के बाद, हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे। मैं इस वीडियो में इन 5 टॉपिक्स को कवर करने का ट्राई करूंगा, और मैं इसमें ये भी ट्राई करूंगा कि किस टाइप के बच्चे पीएचडी करते हैं। मेनली मास्टर स्टूडेंट्स, बैचलर स्टूडेंट्स भी ट्राई करते हैं डायरेक्ट पीएचडी करने का। इंडस्ट्री में जॉब करने वाला पर्सन, या मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद कहीं रिसर्च असिस्टेंट है या रिसर्च पोजीशंस पे है, इस टाइप के स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। सो चलिए देखते हैं आज का नया वीडियो पीएचडी जर्नी के बारे में। सो सबसे पहले वाई पीएचडी। मुझे लगता है पीएचडी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अगर आप रियली मोटिवेटेड हो रिसर्च के लिए, आप मोटिवेटेड हो एकेडमिक्स के लिए, आप मोटिवेटेड हो रिसर्च सेंट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए, आप मोटिवेटेड हो रियली एक ऐसा रिसर्च कंट्रीब्यूशन ऐड करने के लिए जो आज तक कभी किसी ने नहीं दिया। एक्चुअली पीएचडी दी भी इसलिए जाती है। पीएचडी को आप ऐसे समझ सकते हैं जिसमें पूरी दुनिया एक एक घर है, जो कि बहुत सारे ब्रिक्स से बनी हुई है। घर मतलब एक साइंटिफिक घर है, और उसमें आप अपना ऐसा ब्रिक लगा रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं करता। सो यू आर एडिंग योर ओन ब्रिक, सो यू आर एडिंग योर ओन साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन विच वॉज नेवर देयर। तभी पीएचडी अवार्ड होती है, यही लॉजिक होता है पीएचडी का। और पीएचडी में सबसे बड़ी बात यह है कि ऑफ कोर्स पीएचडी के लिए बच्चों को ये बहुत परेशानी होती है कि हम एम कैसे करें, किस कॉलेज को एम करें, कैसे जाएं, कैसे एडमिशन लें, किस टाइप की चीज़ों पे फोकस करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले आपको रिसर्च डोमेन पे फोकस करना चाहिए। आपने अपने मास्टर्स में किस टॉपिक पे रिसर्च किया, क्या थीसिस टॉपिक था आपका, क्या आपने कोई रिसर्च सेंट्रिक काम किया, क्या आपके सुपरवाइजर ने आपको ये बोला कि रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं ड्यूरिंग योर मास्टर्स, क्या आपने रिसर्च स्किल डेवलप की ड्यूरिंग योर मास्टर्स, इवन ड्यूरिंग योर बैचलर्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने थोड़ी रिसर्च कैपेबिलिटीज डेवलप की है, आप एक रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैपेबल हैं, देन गो फॉर पीएचडी। देन पीएचडी इज ए गुड ऑप्शन। टाइप्स ऑफ पीएचडीज, देखो इंडिया में भी बहुत सारे टाइप्स हैं। इंडिया में पीएचडीज फुल टाइम पीएचडीज होती हैं जिसमें कैंडिडेट पूरा फुल टाइम जॉब करता है, मतलब फुल टाइम डेडिकेटेड होता है पीएचडी के लिए। पार्ट टाइम पीएचडीज भी होती है जिसमें कैंडिडेट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करता है, और फुल टाइम, पार्ट टाइम। एक पीएचडीज होती हैं जो होती है इंडस्ट्रियल पीएचडीज, जो मुझे लगता है बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए जो इंडस्ट्री में जॉब करते हैं। इंडस्ट्रियल पीएचडीज में क्या होता है कि जो पर्सन ऑलरेडी इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है वो स्पेसिफिकली कई सारे स्किल्स डेवलप कर चुका है, और उसको पता है कि उसकी इंडस्ट्री में एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो रिसर्च प्रॉब्लम है, जिसको सॉल्व करने के लिए उसको ईयर्स लग सकते हैं। अगर उसको सॉल्व करेगा तो कुछ पेपर्स पब्लिश हो सकते हैं, पेटेंट्स पब्लिश किए जा सकते हैं। अगर इन सारी प्रॉब्लम्स को वो एनालाइज करता है, समझता है, तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल पीएचडी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ आउटसाइड इंडिया में, यूरोप में, यूएस में, यूके में, इवन इवन इंडिया में भी, जो इंडस्ट्रियल पीएचडी के लिए अप्रोच कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल पीएचडी में एक चीज ये होती है कि आपके पास आपकी सैलरी होती है, आपका इंस्टीट्यूट, सॉरी आपका कंपनी, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो वो आपको सैलरी दे रहा है, बट वो आपको आजाद कर रहा है कि आप 80% अपना टाइम रिसर्च को दें,
और जो भी आप थ्रू आउट द रिसर्च, मान लीजिए अगर आप कोई टूल बना रहे हैं, मान लीजिए आप कोई फ्रेमवर्क बना रहे हैं, मान लीजिए आपने कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज डेवलप की, तो सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज शेयर्ड होंगी ऑर्गेनाइजेशन में और इंडस्ट्री में। तो इसलिए वो आपको आज़ादी देता है कि आप जाइए पीएचडीज करिए इंस्टीट्यूशन में। अब पीएचडी भी मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे पीएचडीज अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए रिसर्च स्कॉलर, एज ए पीएचडी स्टूडेंट, एज ए पीएचडी स्कॉलर। सो ये सब कुछ एक ही चीज़ है, इसमें मतलब लोग अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, बट ये सब कुछ एक ही है। अब टाइप ऑफ पीएचडी में आपको और भी चीज़ें समझनी होंगी। टाइप ऑफ पीएचडीज में एक होती है स्कॉलरशिप बेस्ड पीएचडी। उसमें क्या होता है कि यूजुअली यूएस में स्कॉलरशिप बेस्ड पीएचडी और इंडिया में भी स्कॉलरशिप बेस्ड पीएचडी ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी यूनिवर्सिटी में आप एनरोल्ड हो पीएचडी में, वो आपको स्कॉलरशिप देती है। थ्रू आउट आपके पीएचडी में आपको स्कॉलरशिप देगी। तो स्कॉलरशिप वो स्पेसिफिक होती है, जैसे यूएस में आपको $1800 पर मंथ मिलता है। यूरोप में भी कुछ कुछ स्कॉलरशिप बेस्ड पीएचडीज होती हैं, उसमें भी आपको 2000 यूरोस, 2100 यूरोस पर मंथ होता है। इंडिया में भी पीएचडी है, स्कॉलरशिप बेस्ड पीएचडीज है, जिसमें आपको 31,000 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जेआरएफ प्लस 35,000 में एसआरएफ मिलता है। अब शायद बढ़ गया होगा। अगर आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में, स्पेसिफिकली यूरोप में, यूएस में, यूके में, अगर आप स्कॉलरशिप बेस्ड पीएचडीज कर रहे हैं, तो आप वहाँ के कंट्री के बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपने सिटीजन्स को, वो आप नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि आप टैक्स नहीं पे करते हो। तो यहीं पे हमारा आता है दूसरे टाइप का पीएचडी, जो कि सैलरी बेस्ड पीएचडी होता है। ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में, यूके में भी जो भी पीएचडी पोजीशंस ऑफर होती हैं, अगर इंस्टीट्यूशन ने रोल आउट किया है किसी पीएचडी पोजीशंस को, तो वो सैलरी बेस्ड पीएचडी होगी। नीदरलैंड में, स्वीडन में, नॉर्वे में, जर्मनी में, फ्रांस में, इवन जो जो यूरोपियन अच्छी यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो भी पीएचडी पोजीशंस निकालती है, वो स्पेसिफाई करती है कि वो सैलरी बेस्ड पीएचडीज है। सैलरी बेस्ड पीएचडीज में क्या होता है कि अगर आपकी सैलरी 2100 यूरोस है, तो उसमें 30% गवर्नमेंट टैक्स डिडक्ट कर लेगी और उसके बदले में आपको पर्क्स देगी, जो कि ऑलमोस्ट सारे सिटीजन्स को मिलता है। जैसे कि अगर आप पीएचडी नीदरलैंड में कर रहे हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप पीएचडी नीदरलैंड में कर रहे हो, तो आपके स्पाउस को, आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगा, हॉस्पिटल फैसिलिटीज मिलेंगी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री, ऑल्दो वो टाइनी अमाउंट एज इंश्योरेंस डिडक्ट करते हैं हर महीने, बट वो फ्री में मिलेगा। बट अगर आप स्कॉलरशिप बेस्ड पीएचडी में हो, तो आपको पूरा पैसा पे करना पड़ेगा, चाहे एजुकेशन रिलेटेड हो, चाहे हॉस्पिटल फैसिलिटीज रिलेटेड हो। और आपके बच्चे हैं, उनको फ्री एजुकेशन मिलेगा। अगर आप स्कॉलरशिप बेस्ड हो तो आपको नहीं मिलेगा, आपको बच्चों की फीस पे करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। अब आते हैं पीएचडीज के साथ और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। एक पोजीशन होती है जिसको बोलते हैं रिसर्च असिस्टेंट। रिसर्च असिस्टेंट पोजीशन के लिए आपको मास्टर्स की जरूरत नहीं होती है, आप बैचलर करके भी रिसर्च असिस्टेंट पोजीशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। रिसर्च असिस्टेंट पोजीशन में क्या होता है कि आप किसी सुपरवाइजर, किसी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के अंडर में रिसर्च बेस्ड काम करते हो। आप उनके पीएचडी स्टूडेंट को, उनके पोस्ट डॉक को हेल्प करते हो ताकि वो अपने रिसर्च को कंटिन्यू कर सके। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अगर कोई स्टूडेंट जिसने मास्टर कंप्लीट किया है, वो किसी प्रोफेसर के अंडर में रिसर्च असिस्टेंट बन जाता है और वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मैं रिसर्च असिस्टेंट हूँ आपके यहाँ, क्या मैं पीएचडी कंटिन्यू कर सकता हूँ। अगर प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के पास कोई ओपन पोजीशंस होंगी पीएचडी की, तो वो शायद आपको ओपन पीएचडी पोजीशन ऑफर कर सकता है। यूजुअली ऐसा होता भी है, क्योंकि पीएचडी पोजीशंस अच्छे प्रोफेसर्स के अंदर बहुत कॉम्पिटिटिव होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है। बहुत सारे कंट्रीज से, अच्छे अच्छे पब्लिकेशन से
बच्चे अप्लाई करते हैं, तो प्रोफेसर्स के लिए बहुत कठिन हो जाता है बच्चों को शॉर्टलिस्ट करना, इंटरव्यू कंडक्ट करना। तो हमेशा चाहते हैं कि ऐसे बच्चे को मैं पीएचडी में एनरोल करूँ जिसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है मेरे रिसर्च ग्रुप को जानने का, पहचानने का, उनके साथ काम करने का। प्लस क्योंकि तुमने ऑलरेडी रिसर्च असिस्टेंट जॉब की हुई है यहाँ पे उनके अंडर में, तो वो तुम्हें जानते भी हैं, तुम्हारे तरीकों से वाकिफ़ हैं, वो तुम्हारे स्ट्रेटेजी से वाकिफ़ है, वो ये समझ सकते हैं कि तुम कितने अच्छे रिसर्चर्स हो सकते हो। तो यूजुअली वो लोग उनको पीएचडी पोजीशन ऑफर करते हैं कभी-कभी, बट इट इज़ नॉट 100% श्योर। ओके, सो ये डिपेंड करता है सुपरवाइजर पे भी और आपने कैसा थ्रू आउट रिसर्च असिस्टेंट जॉब किया है। दूसरी पोजीशन होती है रिसर्च एसोसिएट। रिसर्च एसोसिएट भी रिसर्च असिस्टेंट जैसी ही पोजीशन होती है, बट उसमें कुछ कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी पीएचडी कर लिया है या फिर पीएचडी टेन्योर कंप्लीट हो गया है बट थीसिस सबमिट करनी है, बट पोस्ट डॉक पोजीशंस नहीं मिली तो वो रिसर्च एसोसिएट पोजीशंस के लिए अप्लाई कर गया, क्योंकि रिसर्च एसोसिएट और पोस्ट डॉक की सैलरी ऑलमोस्ट बराबर होती है, पीएचडी से थोड़ी सी ज्यादा होती है। इस पोजीशंस में भी प्रोफेसर्स इस बात का ध्यान रखते हैं कि क्या जो रिसर्च एसोसिएट कैंडिडेट है वो एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर है कि नहीं, क्या वो खुद की रिसर्च टीम बना सकता है, इंडिपेंडेंट रिसर्च कर सकता है। अगर उस प्रोफेसर्स के अंडर में मास्टर्स, बैचलर्स, पीएचडी स्टूडेंट है, क्या उनको सुपरवाइज कर सकता है। तो इसमें मेनली लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटीज भी देखी जाती हैं, रिसर्च के अलावा भी देखी जाती हैं। तो ये रहा रिसर्च एसोसिएट। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट, पीएचडी की रिक्रूटमेंट कैसी होती है। पीएचडी को हायर करने के प्रोफेसर्स अलग अलग तरीके अपनाते हैं। पहले वो यूनिवर्सिटी को या तो इन्फॉर्म करते हैं कि आई हैव अ पोजीशन और मुझे एक पीएचडी कैंडिडेट चाहिए, या वो खुद से भी अपने रिसर्च लैब के बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट रोल आउट कर सकते हैं, या फिर दोनों, मतलब उन्होंने खुद से पोजीशन भी रोल आउट की है और यूनिवर्सिटी को भी इन्फॉर्म किया हुआ है। तो अब वो चाहेंगे कि ऐसा कैंडिडेट वो चुने जिसका बैकग्राउंड जो पीएचडी पोजीशंस हैं, क्योंकि पीएचडी पोजीशंस में ऑलरेडी ये स्पेसिफाई किया रहता है कि किस टाइप की रिसर्च डोमेन पे आप काम करोगे, किस टाइप की रिसर्च प्रॉब्लम पे आप काम करोगे। क्योंकि देखो, डोमेन तो स्पेसिफाई रहता है लेकिन जो प्रॉब्लम्स होती है, क्या रिसर्च क्वेश्चंस होती है, वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होता। तो इसलिए वो कैंडिडेट ऐसा चाहते हैं, वो ऐसे कैंडिडेट को हायर करना चाहते हैं जो कि मास्टर्स में इवन या बैचलर्स में थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बनाया हो उस पर्टिकुलर डोमेन का जिसमें पोजीशन ओपन है। तो इसीलिए कभी कभी मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर साइंस को, तो मैं कंप्यूटर साइंस का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए कि किसी प्रोफेसर ने ओपन पोजीशन निकाला पीएचडी की, एआई इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एआई इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का निकाला। तो किसी मास्टर स्टूडेंट ने एआई इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे काम किया है या फिर एआई इन रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग पे काम किया है, तो बैकग्राउंड तो ऑलमोस्ट मैच करता है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि एआई इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे काम किए होंगे। मान लो 1000 बच्चों ने अप्लाई किया, उसमें से 1000 बच्चों में से 500 बच्चे ऐसे हो गए जो कि एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे काम किया है। तो प्रोफेसर्स को बहुत परेशानी होगी उन 500 बच्चों में से शॉर्टलिस्ट करना, उनके क्राइटेरियाज को देखना, क्योंकि बच्चे अलग अलग कंट्रीज से हैं, अलग अलग कंट्रीज से हैं, अलग अलग बैकग्राउंड है उनका इन टर्म्स ऑफ कंट्रीज, या फिर उनके बैकग्राउंड्स लैंग्वेज के टर्म्स में भी अलग हो सकते हैं। तो प्रोफेसर्स को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होता है। तो वो चाहते हैं कि ऐसा कैंडिडेट मिले जो कि पूरी तरह से ज्यादा ओवरलैप करे उस प्रॉब्लम्स पे। तो वो ट्राई करते हैं कि 20-25 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करें, उसमें से 15 बच्चों का, 10 बच्चों का इंटरव्यू लें, उसमें बस एक बच्चे या दो बच्चों को ऑफर करें, फिर वेट करते हैं वो कि बच्चे ने ऑफर एक्सेप्ट किया। अगर किया तो उसको कॉन्ट्रैक्ट सेंड कर दिया जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट सेंड करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट बच्चा साइन करता है, फिर उसके उसी साइंड कॉन्ट्रैक्ट से वो वीजा अप्लाई करता है। और नहीं किया तो जो बच्चा वेटिंग, सेकंड वेटिंग या थर्ड वेटिंग पे, उसको ऑफर किया जाता है। तो ये एक कॉमन प्रोसीजर है रिक्रूटमेंट में। अब होता है रिक्वायरमेंट। पीएचडी में रिक्वायरमेंट्स क्या है, पीएचडी अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट्स क्या है। आई थिंक पीएचडी अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट्स डिफर करती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे कंट्रीज में अगर आपने बैचलर्स किया है तो भी आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा अलाउड नहीं है। टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया। इंडिया में क्या है कि आप बैचलर्स करके भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें क्या होता है कि आपका जो पीएचडी की ड्यूरेशन मान लीजिए 5 साल का है, 5 साल का ही होगा, लेकिन
कोर्स वर्क होता है, कोर्स वर्क ईयर होता है। जैसे कि अगर आप मास्टर्स करके आए हो पीएचडी करने के लिए, आपका 1 साल का कोर्स वर्क होगा। लेकिन अगर आप बैचलर्स करके आए हो तो आपको 2 साल कोर्स वर्क करना होगा। तो एक तरीके से आप एक्स्ट्रा कोर्सेज करते हो पीएचडीज में आके। देखो, ये मॉडल भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर्स करके आना मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो सकता है, क्योंकि ऑल्दो आपने पीएचडी में भी आके एक्स्ट्रा 1 साल कोर्स वर्क गुजारा, और अगर आप पहले से मास्टर्स करके आए हो तो आपको 1 ही साल कोर्स वर्क करना है, ना कि 2 साल। प्लस आपने एक्सपीरियंस भी ले लिया मास्टर्स का, आपने थीसिस लिख ली, आपको थोड़ा बहुत रिसर्च एक्सपीरियंस भी हो गया, और आपने सीख लिया कि कैसे टीम में काम करते हैं, कैसे रिसर्च प्रॉब्लम को अटैक करते हैं, कैसे पेपर लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वरना फिर ये सब चीजें पीएचडी में सीखनी पड़ेंगी, जो कि थोड़ा सा कठिन हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो मेरे हिसाब से दोनों मॉडल सही है, मास्टर्स के बाद पीएचडी करना या फिर बैचलर्स के बाद पीएचडी करना। बैचलर्स के बाद पीएचडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट मैंने देखे हैं ऐसे लोगों को जो कि बैचलर्स के बाद डायरेक्ट पीएचडी में एनरोल होते हैं और अच्छा काम किया है उन्होंने। और क्या रिक्वायरमेंट होती है? देखो, प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, प्रोफेसर पे डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन जो एक कॉमन रिक्वायरमेंट है कि अगर किसी बच्चे के पास पब्लिकेशन है मास्टर्स में, तो वो उसको शॉर्टलिस्ट, अगर पब्लिकेशन मींस क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मतलब तुमने अगर मास्टर्स किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे काम किया है या स्पेसिफिक डोमेन पे काम किया है, तो क्या उस डोमेन के सबसे अच्छे कॉन्फ्रेंस के सबसे अच्छे जर्नल्स में तुम्हारे पेपर हैं? क्या तुम्हारे पेपर वहां पे पब्लिश हैं या एक्सेप्टेड हैं? अगर हैं तो इसके चांसेस ज्यादा हैं कि तुम्हें इंटरव्यू कॉल आए। ऑफ कोर्स अगर तुम्हारे 2 पेपर्स हैं तो और ज्यादा चांसेस है, क्योंकि मैं नोटिस कर रहा हूँ मास्टर्स में बच्चे पेपर्स लिखते हैं, पब्लिश करते हैं, कॉन्फ्रेंस जाते हैं, अटेंड करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। मास्टर्स में ये बच्चे करते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब बच्चे थोड़े रिसर्च ओरिएंटेड हो गए हैं, तो बच्चे अब ऐसा करते हैं मास्टर्स में। ऑफ कोर्स आपको भी एज ए मास्टर स्टूडेंट ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि अगर मुझे पीएचडी करना है आगे चल के, तो मेरे पास पब्लिकेशन हो, एडिक्वेट पब्लिकेशन हो, क्वालिटीज़ में भी क्वांटिटीज़ में भी, कि मैं अगर अच्छी पोजीशन अप्लाई करूँ पीएचडीज की, तो मुझे वो मिल जाए, या फिर एटलीस्ट मैं शॉर्टलिस्ट हूँ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में। अब यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना, सबको पता है, एक कॉमन रूल ऑफ थंब है कि यूजली लोग क्यूएस रैंकिंग देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करने के लिए या रिसर्च लैब को सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रीज को भी देखते हैं, देखना चाहिए ऑफ कोर्स, बट मेरे हिसाब से आपको ये भी देखना चाहिए कि जो जो स्पेसिफिक डोमेन है पीएचडी पोजीशंस में किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, क्या वो आपके बैकग्राउंड से अलाइन करती है, आपके मास्टर थीसिस से, बैचलर थीसिस से अलाइन करती है? अगर करती है तो मुझे लगता है वो भी एक अच्छी चांसेस है, वो भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। दूसरा, कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने मास्टर्स किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक में किया, लेकिन अब पीएचडी आप किसी हॉट टॉपिक पे करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए एलएलएम्स। एलएलएम्स आज के ज़माने में हॉट टॉपिक है, बहुत सारे लोग एलएलएम्स पे काम करते हैं। एलएलएम्स इन मेडिसिन, एलएलएम्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एलएलएम्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एलएलएम्स इन सिक्योरिटी, एलएलएम्स में बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि मैं किसी हॉट टॉपिक पे काम करूं, क्योंकि हॉट टॉपिक पे काम करेंगे तो शायद काम पब्लिश जल्दी हो जाएगा, अच्छी जगह पब्लिश हो जाएगा, क्योंकि लोग उसको पढ़ना चाहते हैं, उसको पब्लिश कराना चाहते हैं। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी रहती है। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि जो एडवर्टाइज है पीएचडी पोजीशन की, उसका डोमेन क्या है, क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हो, या वो हॉट टॉपिक है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हो उस टाइप के काम को करने के लिए, उस टाइप के प्रॉब्लम्स को अटैक करने के लिए, आप जरूर अप्लाई करो। थर्ड, मुझे लगता है कई कई जगह पे टाइप्स ऑफ पीएचडी भी मैटर करता है। अगर आपको स्कॉलरशिप बेस्ड पीएचडी मिल रही है, स्कॉलरशिप बेस्ड पीएचडी में क्या होगा, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी लेकिन आपको पर्क्स नहीं मिलेंगे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे लगता है कि सैलरी बेस्ड पीएचडी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है देन स्कॉलरशिप बेस्ड पीएचडी में। बट अगर आपको फुल स्कॉलरशिप मिली है विथ रेजिडेंस, जो कि अगर यूएस के बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसा ऑफर करते हैं कि वो फुल रेजिडेंस स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं आपको, मतलब आपको स्कॉलरशिप देंगे, आपका रहना का देंगे, सॉरी हॉस्टल्स देंगे या फिर रेजिडेंस देंगे। अगर इस टाइप की पीएचडी मिलती है तो बहुत अच्छी पीएचडी हो सकती है, क्योंकि आपका पूरा पैसा सेव होगा। यूरोप में क्या होता है, यूके में क्या होता है, पैसा 30% टैक्स प्लस 30% आपके रेंट, हीटिंग,
वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, इन सब में चला जाता है। तो अगर वो सब पूरा फ्री है तो आपके पूरा स्कॉलरशिप आपके जेब में आएगा। तो जब आप डिसीजन मेक करो तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखो। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में भी सोचना चाहिए कि कैसे हम एक अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कवर लेटर या मोटिवेशन लेटर लिखें। क्योंकि मैंने मैं भी बच्चों के मोटिवेशन लेटर और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ। कवर लेटर, मोटिवेशन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को सभी प्रोफेसर अच्छे से पढ़ते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि तुम कितने मोटिवेटेड हो उस पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम में जिसका एडवर्टाइजमेंट है। क्या, क्योंकि ये कवर लेटर, मोटिवेशन लेटर एक्चुअली ये इंडिकेट करता है कि तुम्हारे पास कितनी बैकग्राउंड है, या फिर तुम कितने मोटिवेटेड हो, कितने इंथुजियास्टिक हो उस टाइप के काम करने के लिए। लाइफ ड्यूरिंग पीएचडी, लाइफ ड्यूरिंग पीएचडी, इस पे एक पूरा वीडियो बनाया जा सकता है और मैं इस पे पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए, कवर करने के लिए, मुझे लगता है थोड़ा सा इसके बारे में बताना जरूरी है। पीएचडी में लाइफ शुरू शुरू में तो थोड़ी सी अच्छी होती है, लोग कोर्सेज पे फोकस करते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, अपने रिसर्च प्रॉब्लम को समझते हैं, स्किल्स सीखते हैं, सुपरवाइजर से अच्छे से कांटेक्ट में रहते हैं, रेगुलर मीटिंग करते हैं। बट धीरे 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 क्या होता है जब गुड न्यूज़ नहीं आती है पीएचडी में। पीएचडी में गुड न्यूज़ मतलब आपके पेपर एक्सेप्ट हो गए, आपका रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, आपके ग्रांट्स, आपने छोटे से ग्रांट लेके वो एक्सेप्ट हो गए, कहीं पेटेंट फाइल किया है वो एक्सेप्ट हो गया, मतलब इस टाइप की गुड न्यूज़, या रिवीजन आ गया पेपर का, या फिर इस टाइप की चीज़ें अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती हैं आपको तो आपको अच्छा लगता है, आप काफ़ी मोटिवेटेड रहते हो। लेकिन ऐसे टाइम आते हैं, ऐसा ऐसा बहुत सारा टाइम आता है, महीने आते हैं, इवन साल भी आते हैं जिसमें आपको एक भी ऐसी कोई गुड न्यूज़ नहीं मिली। आप सुबह जा रहे हो, इंस्टीट्यूट जा रहे हो अपने, आप वहाँ 8 घंटा बैठ रहे हो, 9 घंटा बैठ रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो, आप लिख रहे हो, आप पेपर सबमिट कर रहे हो, आपके पेपर रिजेक्ट हो रहे हैं, पूरा साल ऐसे बीत गया बिना किसी गुड न्यूज़ के। उस टाइम पे बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं। उस टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनको पीएचडी छोड़ने का मन करता है, वो किसी दूसरे सॉल्यूशन की तरफ भागते हैं, दूसरी लाइफ की तरफ भागते हैं कि क्या किया जा सके यहाँ पे, पीएचडी अगर मैं ड्रॉप कर दूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शंस है? क्या मैं पीएचडी टॉपिक चेंज कर दूँ? क्या मैं सुपरवाइज़र चेंज करा लूँ? क्या मैं कंपनी ज्वाइन कर लूँ? मैं क्या करूँ? मतलब ऐसी भी सिचुएशन आती है। तो इसीलिए सुपरवाइजर्स हमेशा डे वन से वो देखना चाहते हैं कि तुम कितने मोटिवेटेड हो पीएचडी में, क्योंकि उनको पता है कि ऐसा टाइम आएगा, और ऐसा एक हफ्ता, 2 हफ्ता नहीं, महीने आ सकते हैं, साल भी आ सकते हैं ऐसे। तो और जब आपको ऐसे मेल्स आने लगते हैं, आप बहुत मोटिवेटेड होते हो कि मेरा पेपर एक्सेप्ट हो गया, अच्छी वेन्यू में हो गया, अच्छी कॉन्फ्रेंस में हो गया। आप लिंक्डइन पे डालते हो, आप खुश होते हो, आप लोगों से बात करते हो, लोग आपके पेपर पढ़ते हैं, आपके पेपर को साइट करते हैं, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो वो मोटिवेशन आपके लिए ड्राइविंग फोर्स है पीएचडी को कंटिन्यू करने का, उसको खत्म करने का। ये समरी मुझे लगता है बताना जरूरी था यहाँ पे पीएचडी लाइफ के बारे में। बाकी बहुत कुछ होता है पीएचडी में। आप अपने जहाँ भी आप पढ़ते हो, मास्टर्स कर रहे हो, बैचलर्स कर रहे हो, आप अपने सीनियर से पूछना जो पीएचडी कर रहे हैं, वो आपको अच्छे से इत्मीनान से बताएंगे। आखिरी चीज मुझे लगता है कि जो बच्चे हमेशा क्यूरियस रहते हैं कि पीएचडी के बाद उनके पास ऑप्शन क्या है, पीएचडी के बाद क्या ऑप्शन है उनके पास। मुझे ऐसा लगता है पीएचडी के बाद आपके ऑप्शंस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले आपने बैचलर्स किया, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप बैचलर्स किए, आप मास्टर्स किए, आप पीएचडी किए, अब आपके पास क्या क्या डोर्स हैं। आप मास्टर्स किए थे, आपके पास डोर्स थे, आप इंडस्ट्री में जा सकते थे, आप रिसर्च असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते थे, आप रिसर्च पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते थे, आप पीएचडी में भी जा सकते थे। ये ऑप्शंस आपके पास थे जब आप मास्टर्स कर रहे थे। पीएचडी के बाद आपके पास और ऑप्शंस आ गए, आप पोस्ट डॉक कर सकते हो, आप रिसर्च एसोसिएट पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप टेन्यूर असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप टेन्यूर ट्रैक पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप इंडस्ट्री में वापस जा सकते हो, आपके पास इंडस्ट्री में जाके वहां रिसर्च करने का भी ऑप्शन होता है। ऐसे बहुत सारे पोस्ट डॉक, इंडस्ट्री पोस्ट डॉक पोजीशंस होते हैं जिसमें पीएचडी चाहिए होती है। ऐसे बहुत सारे आर&डी पोजीशंस होते हैं जिसमें पीएचडी चाहिए होती है। तो वो सारे पोजीशंस सिर्फ पीएचडी के लिए होती है। मतलब आप कंपनी जा रहे हो, कंपनी में जा रहे हो, कंपनी के स्पेसिफिक गिवन प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो, पेपर पब्लिश कर रहे हो, टूल बना रहे हो, पेटेंट फाइल कर रहे हो, सब कुछ रिसर्च वाला काम है, बट कंपनी के अंदर काम है। तो
ये भी एक डोर होता है जो कि मुझे लगता है मास्टर्स के बाद नहीं होता है। प्लस अगर आप के अंदर टीचिंग करने का शौक है कि आप पढ़ाना चाहते हो बच्चों के साथ रिसर्च करना चाहते हो, बच्चों को सुपरवाइज करना चाहते हो, एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करना चाहते हो, अपनी रिसर्च लैब बनाना चाहते हो, तो ये सब ऑप्शंस भी आपके पास है। वो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में मिल जाएगी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, आपकी एक लैब होगी छोटी-सी या बड़ी भी हो सकती है इवेंचुअली, और आपके पास पीएचडी स्टूडेंट्स होंगे, मास्टर्स होंगे, बैचलर्स होंगे, आप उनको सुपरवाइज़ करोगे, बच्चों को पढ़ाओगे, आपके पास कोर्सेज़ होंगे। ये लाइफ़ भी मिलेगी आपको पीएचडी के बाद अगर आप एकेडमिक्स में या टीचिंग में आना चाहते हो तो। तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं पीएचडी के बाद, कम नहीं होते, ज़्यादा ही होते हैं। मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं इस वीडियो में गाइडलाइंस प्रोवाइड करूँ पीएचडी जर्नी कैसी हो सकती है, फ्रॉम वाई पीएचडी अंटिल ऑप्शंस आफ्टर पीएचडी। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मैंने एड्रेस नहीं किया है, किसी पॉइंट को मैंने मिस किया है इस वीडियो में, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसको एड्रेस करूं या फिर आपके मैसेज का, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूं। और अगर मैं इस टाइप की सिमिलर वीडियोस नेक्स्ट बनाऊंगा तो मैं उस पर ज़रूर एड्रेस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते।